हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे, तो आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 14 से लेके 20 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइस, यहाँ पे आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में, और आप सभी मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 60 आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए हैं। इससे आपका बहुत अच्छे से रिविज़न हो पाएगा, और किसी वजह से अगर आपका डेली सीएम मिस हो गया है, सो डोंट वरी, यहाँ आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है। इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट भी लॉजिक पाठशाला 16 जब आप सर्च करोगे तो चैनल के लोगों में, चैनल का जो मेन है उसमें आपको मेरी फ़ोटो भी मिल जाएगी, वहाँ आप उसको ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। निम्नलिखित में से किसे जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? थोड़ा सा मैं स्पीड थोड़ा सा तेज़ चलूँगी क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वीडियो में कवर करने के लिए। आंसर इज़ फ्यूमो किशिदा। तो फ्यूमो किशिदा को अपॉइंट किया गया है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और फ्यूमो किशिदा देखो, जापान जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं। काफ़ी मेजर विक्ट्री के साथ इन्होंने यहाँ पर विजय हासिल करी या जीत हासिल करी। जापान की कैपिटल टोक्यो है और जापान की करेंसी है जापानीज़ येन। इसके बाद है इंडियन नेवीज हेल्ड 32 नंबर का जो एडिशन है कॉर्पेट का। इनमें से कौन सी कंट्री की नेवी के साथ में ये जो आपके लिए एक्सरसाइज हुई है कॉर्पेट, ये हुई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर थाईलैंड। देखो, इंडिया की किसके साथ होती है? थाईलैंड के साथ कॉर्पेट एक्सरसाइज हुई है। और इसका कौन सा एडिशन हुआ है फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखो, इसका 32वां एडिशन हुआ है। इसका उद्देश्य ये है, देखो, दोनों देशों के बीच में जो समुद्री संबंध है इनको मजबूत करना है। यहाँ पर इंडियन नेवी की शिप की बात करते हैं तो इंडियन नेवी का शिप है कारमुक, जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और थाईलैंड की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो था तयांचौन। ठीक है, वैसे थाईलैंड का आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछेंगे, स्पेशली आप लोगों से इंडिया का ही पूछेंगे, सो ध्यान रखिएगा। थाईलैंड की बात आती है तो थाईलैंड की फ्रेंड्स कैपिटल है बैंकॉक, और थाईलैंड में जो करेंसी चलती है वो चलती है थाई बेहद, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री है जो 2023 में COP28 की मेज़बानी करेगी? तो अगर हम COP28 की बात करते हैं, देखो 2023 में ये होगा और इसकी मेज़बानी करेगा यूएई। अगर बात करते हैं इस बार, तो आपको पता है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। इससे जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो होगी 2022 में, और ये होगी कायरो इजिप्ट में। ठीक है, तो वेन्यूज़ देखिए अगर डिसाइड हो गए हैं तो वेन्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। आप लोगों से वेन्यूज़ ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इज नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कितने यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कितने को दिया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, 12 प्लेयर्स हैं जिनको इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। एक बार नाम देखते हैं। रवि कुमार दहिया, ये रेसलिंग से हैं। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स हैं। लवलीना बोरगोहें बॉक्सिंग से हैं। अवनी लेखारा पैरालंपिक शूटिंग। इसके बाद है मिथाली राज क्रिकेट। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स। नेक्स्ट इज़ PR श्रीजेश, अगर बात करते हैं तो ये हैं हॉकी से संबंधित है। कृष्णा नागर हैं पैरा बैडमिंटन प्लेयर। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। मनीष नरवाल ये पैरालंपिक शूटिंग प्लेयर हैं। और सुनील छेत्री ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट भी पूछ लेंगे कि इन्हें अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सो ये आपको 12 के 12 प्लेयर याद होना चाहिए। क्वेश्चन 5 है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021, इसको कौन से मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है? तो बात करते हैं, इसका उद्घाटन किया है किसने? पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो ट्रेड फेयर है इसकी जो थीम रही है वो रही है आत्मनिर्भर भारत। इस थीम के ऊपर ये पूरा का पूरा जो फेयर है उन्होंने इस पर फोकस किया है। बिहार इसका पार्टनर स्टेट रहा, वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है वो फोकस स्टेट्स रहे हैं। काफ़ी अदर पार्टिसिपेशंस भी हुआ है इसमें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा। तो काफ़ी अदर कंट्रीज़ के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। सो याद रखिएगा, पीयूष गोयल जी ने इसको इनॉग्रेट किया। इसके बाद है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 से 12 ग्रेड के छात्रों के लिए शुरू किया है? आंसर है CBSE।
सीबीएसई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। देखो इसका उद्देश्य ये है कि जो आर्म्ड फोर्स ऑफिसर हैं, पर्सनल हैं, उनकी वीरता और साहस की याद करने के लिए इसको शुरू किया है। ये एक तरीके से बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। उन प्रोजेक्ट के ऊपर जब स्टूडेंट काम करेंगे तो उनको उनके बारे में पता चलेगा। जो आर्म फोर्स ऑफिसर हैं उन्होंने किस साहस के साथ क्या क्या काम किए हैं, तो उनको याद करने के लिए एक तरीके से वीर गाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द सिटीजन टेलीलॉ मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है, तो आंसर इज किरण रिजिजू। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन से क्या होगा, देखो इससे आप डायरेक्टली लीगल एडवाइस कंसल्ट ले सकते हो। अगर मानो आपको किसी भी चीज़ की लॉ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली लीगल एडवाइस ले सकते हो जो पैनल लॉयर्स होंगे उनसे। तो उसी के लिए ही ये सिटीजन्स टेलीलॉ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने, किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने जीते हैं नेशनल अवार्ड, नेशनल लेवल के अवार्ड 3 कैटेगरी में इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। तो 3 कैटेगरी में प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड जीते हैं उत्तराखंड की स्टेट ने। आंसर इज उत्तराखंड। अब ये जो 3 कैटेगरी हैं जिसमें उत्तराखंड ने अवार्ड जीते हैं वो हैं, देखिए बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन में जिम कॉर्बेट को दिया गया। बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, अगर हम एडवेंचर डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो उत्तराखंड के ऋषिकेश को मिला। बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ये दिया गया है किसे, केदारनाथ को। तो 3 कैटेगरी में उत्तराखंड ने ये प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल के अवार्ड जीते हैं। इसके बाद है, कौन से स्टेट की कैबिनेट ने अडॉप्ट किया है पक्के डिक्लेरेशन को। तो पक्के घोषणा को किसने अपनाया है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। ये जो डिक्लेरेशन है देखो इसके माध्यम से क्या होगा कि कम उत्सर्जन और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की दिशा में एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से काम किया जाएगा। इस थीम में एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो याद रखिएगा पक्के डिक्लेरेशन किसने शुरू किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। इसके बाद है, मोबिक्विक हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च मोबिक्विक रुपे कार्ड। तो मोबिक्विक रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए इन्होंने किस बैंक के साथ सहयोग किया है, तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। इस कार्ड में देखो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा कस्टमर को, और ये प्योरली डिजिटल रहेगा। आप जो डिजिटल पेमेंट्स की इतनी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही है उस डिमांड के पूरे ये अनुरूप रहेगा, और इसके लिए मोबिक्विक ने एक्सिस बैंक के साथ सहयोग किया है। इसके बाद है, हु हैज़ इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन। सो द आंसर इज विमल पाटिल। तो विमल पाटिल जो है वो वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के, और मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के, जिनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है, विमल पाटिल। नेक्स्ट है देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड अ गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आंसर इज डेनियल ब्रूहल। डेनियल ब्रूहल को नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तो ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर, फूड सिक्योरिटी पर फोकस करता है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बुक है एक अनशेकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइसेस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। ये बुक 2 लोगों ने लिखी है। फर्स्ट इज अजय छिब्बर एंड सेकंड वन इज सलमान अनीस सोज। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ही आपको एग्ज़ाम में भी टिक करके आना है बोथ वाला ऑप्शन, क्योंकि ये बुक जो है वो 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री जिसने अनाउंस किया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना की घोषणा किसने करी है, आंसर इज सऊदी अरेबिया। इसको एक नाम भी दिया गया है, अगर पूछ लें एग्जाम में तो देखो जो नाम दिया गया है इसको वो दिया गया है मोहम्मद बिन सलमान नॉन प्रॉफिट सिटी। ठीक है, तो ये से नाम दिया गया है,
और ये जो सिटी है देखो, इस सिटी को गैर लाभकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक तरीके का एक मॉडल होगा और ये इंक्यूबेटर होगा फॉर यूथ एंड वॉलंटियर्स ग्रुप्स के लिए भी। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, बस यहाँ पे कंट्री सऊदी अरेबिया। इसके बाद एक जॉइंट साइकिलिंग रैली शुरू हुई है इंडियन आर्मी और कौन सी देश की आर्मी के बीच में, जो कि 15 से लेकर 24 नवंबर तक चलेगा। तो इसमें एक इंडियन आर्मी है, दूसरी है बांग्लादेश की आर्मी। ये जो रैली है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑन द ओकेज़न ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन, ताकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडली टाइज़ हैं, जो संबंध हैं, वो और भी अधिक मजबूत किया जा सके। इंडियन आर्मी की तरफ से जो साइकिलिंग टीम रहेगी उसको लीड करेंगे कर्नल मोहित सिंह, कोलकाता कंटेनमेंट के या फिर कोलकाता छावनी के। तो ध्यान रखिएगा, बस ये क्वेश्चन भी बन जाता है, कभी कभार पूछ ले सकते हैं कि इंडिया की तरफ से इसमें लीड कौन करेंगे इंडिया की साइकिलिंग टीम को, तो कर्नल मोहित सिंह जो है वो लीड करेंगे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है 6th बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नेम है शक्ति। किस देश की आर्मी के साथ? शक्ति जो एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ होती है। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखो कि इसका कौन सा एडिशन है, ये इसका 6th एडिशन है। बात करते हैं अगर फ्रांस के साथ और कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो देखिए फ्रांस के साथ गरुण होती है जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ होती है। सेकेंड है वरुण जो कि इंडियन नेवी के साथ में होती है। थर्ड है शक्ति जो कि आपकी होती है इंडियन आर्मी के साथ। जो डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज है वो भी 2 नेशंस इनके बीच में हुई है इस बार, इंडिया और फ्रांस के बीच में, और ये जोधपुर एयर स्टेशन में इसको कंडक्ट कराया गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है हु लॉन्च्ड अ नेशन वाइड AHDFKCC कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन को किसने शुरू किया है? आंसर इस परषोत्तम रुपाला। इसका उद्देश्य ये है देखो कि देश के जो एक पशुपालन हो गए और मत्स्य किसान है, फिशरी फार्मर्स हैं, उन तक किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स का विस्तार करना है, उनका ये पहुंच बनानी है कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में उनको समझाया जा सके और वो इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो परषोत्तम रुपाला ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है एक फेमस ट्रेडिशनल ट्रेड फेयर जिसको बोला जाता है जौलजीबी। ये जौलजीबी जो कि पारंपरिक व्यापार मेला है, ये उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको शुरू किया है। तो जौलजीबा देखो, जौलजीबा बॉर्डर टाउन है जो कि धारचूला सब डिवीज़न में आता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो फेस्टिवल है काफ़ी पुराना फेस्टिवल है, 1911 से ये फेस्टिवल, ये जो ट्रेड फेयर है इसको मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है वांगला फेस्टिवल, ये किस स्टेट से संबंधित है? तो इसका संबंध है मेघालय स्टेट से। वांगला को देखो एक और नाम से जानते हैं, इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये गारो ट्राइब, जो मेघालय की गारो ट्राइब है, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और इसमें देखिए जो इनके गॉड हैं सेलजोंग, उनको खुश करने के लिए ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं। सो कहाँ मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मेघालय में। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है रीडेवलपमेंट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है पहला, और ये कौन से स्टेट में इसको एक तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है? सो फ्रेंड्स आंसर इस मध्य प्रदेश। देखो रानी कमलापति का अगर हम बात करें तो इसका पहला नाम जो है वो था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नाम रखा गया है क्वीन कमलापति, जो कि गोंड किंगडम की बहुत ब्रेव क्वीन थी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की, जो कि एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, कौन सी एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट करी गई? आंसर इज़ 146। बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था उलगुलान। ये जो मूवमेंट 1899 से लेकर 1900 के बीच में शुरू किया गया था और ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने एक तरीके से काफ़ी लोगों के लिए, लोगों की भलाई में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। इसके बाद है हु हैज़ बीन रोब्ड
इन एज अ कमिश्नर ऑफ द लीजेंड्स लीग क्रिकेट। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में देखो जो रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर खेलते हैं और इसकी शुरुआत 2022 से हो रही है। इसी के आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है रवि शास्त्री को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, रवि शास्त्री बने हैं लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आयुक्त। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम जिन्होंने 2020 का वर्ल्ड कप 2021 का टाइटल जीता है। तो आप सभी को पता होगा, इस पर एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड हो गई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे स्पोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो द आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बीट किसे किया है? न्यूजीलैंड को। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार जो है वो विनर रही है T20 वर्ल्ड कप 2021 का, जिसमें ध्यान रखिएगा डेविड वार्नर को दिया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। सो इसी में के साथ ध्यान रखो, अगर रैंकिंग की बात करते हैं फॉर्मूला 1 रेसेस की तो फर्स्ट नंबर पे है मैक्स वर्स्टैपेन। सेकंड नंबर की जो रैंकिंग है वो है लुइस हैमिल्टन की। थर्ड नंबर की रैंकिंग पे कौन है? वोल्टरी बोटास। तो ये टॉप 3 रैंकिंग प्लेयर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट, विच इंडियन नेवल शिप इज़ पार्टिसिपेटेड इन द सिंगापुर एंड द थाईलैंड ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे बोला गया है सिटमैक्स 21, जो कि कहाँ पे हुई है? अंडमान सी में हुई है। तो ये इंडियन नेवल शिप और कौन सा इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो आंसर इज़ INS कारमुक। इस बार जो देखिए फ्रेंड्स इसका एडिशन हुआ है, ये इसका तीसरा एडिशन है। कहाँ पे हुआ है? तो ये अंडमान सी में हुई है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ये सब ध्यान रखना है। इससे पहले 2019 में इसका एडिशन हुआ था और लास्ट एडिशन इसका 2022 में हुआ था, जिसको सिंगापुर की नेवी ने होस्ट किया। और इस बार ये कौन सा एडिशन हो रहा है? तीसरा एडिशन हो रहा है। इसके बाद रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च करा है 41 नंबर का साइंटिफिक एक्सपीडिशन। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी ये बताना है। 1981 से शुरुआत हो गई थी। ये जो 41 एक्सपीडिशन है, वैज्ञानिक अभियान है, इसमें 2 मेजर प्रोग्राम शुरू किए हैं। पहला कार्यक्रम क्या करेगा? देखो, भारतीय स्टेशन पर अमेरी जो आइस शेल्फ है इसका जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन यानी भूवैज्ञानिक अन्वेषण करेगा। सेकेंड प्रोग्राम के तहत मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर के ड्रेनिंग के लिए टोही सर्वेक्षण को शुरू किया जाएगा। तो इसमें 2 मेजर प्रोग्राम शामिल हैं। वैसे अगर बात करें तो कब शुरू हुआ था? 1981 में अंटार्कटिका पर प्रोग्राम, ये जो इस तरीके के आपके लो प्रोग्राम हैं वो शुरू हो गए थे। अगला है पीयूष गोयल ने वर्चुअली लॉन्च किया है इंडिया का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूज़ियम। कहाँ पर? तो कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु पर। ये जो म्यूज़ियम है ये शोकेस करता है इंडिया का एग्री रेवोल्यूशन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ सफिशिएंसी, कि किस तरीके से हम डिपेंड थे, किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो जो पूरी भारत की कृषि क्रांति है उसको ये प्रदर्शित करता है। तो इसको ये भी पूछ सकते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने इसको वर्चुअली लॉन्च किया। इसके बाद एक ग्रास कंजर्वेटरी जो है वो पूरे 2 एकड़ में स्प्रेड है और इसमें 90 स्पीशीज़ हैं ग्रास की। इसका इनॉग्रेशन उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया? आंसर इज़ अल्मोड़ा। फ्रेंड्स ये भी ज़रूर ध्यान रखो कि कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना वो ऐसा कहता है कि ये कंट्री का पहला इस तरीके का जो है वो पहला है। और इस प्रोजेक्ट में जो ग्रास स्पीशीज़ है, यहाँ पर 90 तरीके ग्रास स्पीशीज़ होंगी, उसके बारे में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। उसको कंजर्व करने के बारे में मतलब एक तरीके से रिसर्च करी जाएगी। तो काफ़ी सारे मेन पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर उसका उद्घाटन किया है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है केसरी हिंद को एज अ स्टेट बटरफ्लाई? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखो ये जो केसरी हिंद है इसका साइंटिफिकली नेम है टेनोपेलपस इम्पैरिलिस। इन टर्म्स इसको कहा जाता है एम्परर ऑफ मीन। बटरफ्लाई जो है इसको विंग्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है 90 to 120 मिलीमीटर, और इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, स्टेट बटरफ्लाई किसने किया है? इसको अरुणाचल प्रदेश ने।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर को यूनेस्को की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है? आंसर इज 75th। यूनेस्को की स्थापना देखिए 16 नवंबर 1945 को हुई थी लंदन यूके में। यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करती है ये एजेंसी, जिसका नाम है यूनेस्को। इसके बाद है द यूनियन नेशंस, इन्होंने अपॉइंट किया है एज इट्स रेजिलिएंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। अब इस रेजिलेंट कोऑर्डिनेटर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन में हमें इस तरीके से आंसर करना है। सो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा शोम्बी शार्प। शोम्बी शार्प को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है 2021 का JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये किसने जीता है? M मुकुंदन। इन्होंने जो ये लिटरेचर प्राइज़ जीता है अपनी नोवेल डेली अ सोलोकी के लिए जीता है। ये बुक जब ओरिजिनली लिखी गई थी मलयालम में लिखी थी, M मुकुंदन के द्वारा लिखी गई थी। और और इनका जो ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में वो किया था फातिमा ईबी और नंदा कुमार के ने। तो फ्रेंड ध्यान रखो कि ट्रांसलेशन से पूछ लिया कि किसने किया है, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री बन गई है टू एस्टेब्लिश अ डिजिटल एम्बेसी? तो डिजिटल एम्बेसी को स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है बारबाडोस। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो बारबाडोस की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और फॉरेन ट्रेड ने ऑफिशियली यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इस डिजिटल एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया जा सके, और इसकी लॉन्च की एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि जनवरी 2022 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एडिशन है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम कॉन्क्लेव का, जो कि फ्रेंच नेवी ने इसे होस्ट किया है? तो अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो वो है 7th एडिशन। इसमें वाइस एडमिरल R हरि कुमार इंडिया की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला है इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 82 नंबर की। बात करते हैं इसमें इस लिस्ट में लोएस्ट ब्राइबरी रिस्क। लोएस्ट रिस्क का मतलब है कि वहाँ पर बिल्कुल कम है एक तरीके से ब्राइबरी है, घूसखोरी। तो वो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें एक तरीके से लोएस्ट ब्राइबरी रिस्क है। अगला है इंडिया का पहला पॉड होटल, इसको इनॉग्रेट किया है इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन पर? आंसर इज मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पॉड होटल्स का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे केबिन्स होते हैं, इनको कैप्सूल्स बोला जाता है, और वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी बिल्कुल होटल्स की तरह। और इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे राव साहेब दानवे के द्वारा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है? फ्रेंड्स ध्यान ज़रूर रखिएगा, राव साहेब दानवे ने इसको इनॉग्रेट किया। और ये कौन से स्टेशन पर है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके बाद है ट्रिफिड आदि महोत्सव को किसने इनॉग्रेट किया है? आंसर इज अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी ने ट्रिफिड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसी ओकेज़न पर जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और इस बार बॉक्सर पद्म विभूषण से सम्मानित MC मैरी कॉम को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी डिक्लेयर किया गया है। ये इसका 5th एडिशन हुआ है आदि महोत्सव का, तो ये भी ध्यान रखो फ्रेंड्स। इसके बाद है कौन सा विलेज है तेलंगाना में जिसको सिलेक्ट किया गया है वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो तेलंगाना का गांव का नाम है पोचमपल्ली, और इसको ये अवार्ड दिया गया है। इसकी घोषणा हो गई थी, 24th सेशन हुआ था UNWTO जनरल असेंबली का, जब होगा उस दौरान इनको ये अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो पोचमपल्ली को रेफ़र किया जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। इसके बाद द सेंटर लॉन्च अप्रूव अ न्यू राज्य सैनिक बोर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़? सो द आंसर इज लद्दाख। फ्रेंड्स, लद्दाख के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी गई है, और ये जो बोर्ड है वो एक तरीके से लिंक बनेगा बिटवीन द सेंटर और लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो 17 नवंबर को 93rd डेथ एनिवर्सरी किसकी मनाई गई है? तो 93वीं पुण्यतिथि जो सेलिब्रेट हुई है वो हुई है लाला लाजपत राय जी की, और इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है।
ये इन्होंने देखो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इनका जो रोल है वो बहुत यादगार है। 1885 में इन्होंने स्टेबलाइज किया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर में, और इनकी मृत्यु भी 1928 में कहाँ पे हुई है, लाहौर में। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमेटी। सो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया है, आंसर इज सौरव गांगुली। तो इन्होंने सौरव गांगुली की बात करते तो इन्होंने अनिल कुंबले को इसमें रिप्लेस किया है, और ये आईसीसी के बन गए हैं चेयरमैन, इनको चेयरमैन पद पे अपॉइंट किया गया। इसके बाद है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगी। सो आंसर है पाकिस्तान। तो बहुत आफ्टर 2 डिकेड्स के बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाली है। सो ये ध्यान रखिएगा। और कल मैंने आप लोगों को सारे वेन्यू भी बता दिए थे, क्योंकि 2031 तक के वेन्यू पूरे डिसाइड हो चुके हैं। जैसे 2024 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड कप, वो वेस्ट इंडीज़ होस्ट करेंगे T20 वर्ल्ड कप। फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि 2-2 साल के अंतराल पे होता है, जिसको इंडिया होस्ट करेगा। 2031 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, जिसको श्रीलंका और बांग्लादेश रेस्पेक्टिवली होस्ट करेंगे। और 2029 यानी 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी उसको कौन होस्ट करेगा, इंडिया अकेला ही करेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है 21st IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने इस बैठक की मेज़बानी करी है, जिसमें इंडिया की तरफ से राजकुमार रंजन सिंह ने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये हाईलाइट करेगा देखो जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की, ताकि वो ग्रो कर सकें और उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो और अच्छे से बढ़ सके। तो ये पूरा इवेंट है जिसमें 12 सेशंस होंगे, 2 दिन तक ये इवेंट चलेगा, जिसमें 40 नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स भी इसको अटेंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो हु इनॉग्रेटेड अ न्यूली रिवैम्प्ड वॉर मेमोरियल इन लद्दाख रेजोंग लो। आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही ये जो वॉर मेमोरियल है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, राजनाथ सिंह जी ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और लद्दाख का रेजोंग लो है, और यहाँ पर उन सोल्जर्स के लिए एक मेमोरियल भी स्थापित किया गया है जिन्होंने चाइना के साथ जो गलवान वैली में पिछले साल 2020 में क्लैश हुआ था, उसमें जो सैनिक मारे थे, उस सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया। इसके बाद है हु इनिशिएटिव द स्वयं वरीयता आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत करी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। इसमें देखो नए लेक, पार्क, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, इन सभी को यहाँ पर एक तरीके से मॉडर्न लुक दिया जाएगा इस योजना के तहत, जिसको किसने शुरू किया है, रामनाथ कोविंद जी ने। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज एन इन्वेस्टर चार्टर। तो इनमें से किसने रिलीज़ किया है, सो सिंपली बस आप 1 लाइनर में इसको ध्यान रखो, सेबी ने इसको रिलीज़ किया। इसके बाद है अनुराग ठाकुर कन्फर्म द फर्स्ट एवर साई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड टू हाउ मेनी एथलीट एंड कोचेस। सो दोनों को अगर मिलाएं तो 246 जो एथलीट और कोच हैं उन्हें पहला साई का इंस्टीट्यूशनल अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें 162 क्या हैं, एथलेटिक्स हैं, और इसके अलावा जो 84 हैं इसमें वो हैं कोचेस। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखेंगे इन अवार्ड्स के बारे में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो करंट में कौन है, संजय कुमार मिश्रा। और संजय कुमार मिश्रा का जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आप लोगों से पूछा गया। फीफा का वर्ल्ड कप 2022 इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो फ्रेंड्स इसको इस बार जो है वो कतर होस्ट करेगा, और ये होगा कब, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड 2022 में होगा, और इसका 22वां ही जो है वो एडिशन भी रहेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद है WTA फाइनल्स का टाइटल पहली बार अपनी करियर में किसने जीता है। आंसर इज गार्बिन मुगुरुजा। सो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गार्बिन मुगुरुजा, ये अब नाउ इनका जो रैंकिंग में नंबर है वो 3 बन गया है। इन्होंने एनेट कॉन्ट्रोबेट को हराकर WTA का टाइटल अपने नाम किया। इसी में अगर हम डबल्स की बात करते हैं तो बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने डबल्स का जो है वो इसमें टाइटल जीता। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉज
कंडक्टेड इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई अंडर द एजिस ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। कौन सी एक्सरसाइज है? तो एक्सरसाइज का नाम है फ्रेंड्स प्रस्थान। ठीक है, तो ये जो प्रस्थान एक्सरसाइज है ये हर 6 मंथ्स में होती है, यानी आपका 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। और इसमें जो अलग अलग रिस्पॉन्स एक्शंस हो गए है ना, उनको परिष्कृत करने में जितने भी हितधारक उनके प्रयास को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसका नाम ध्यान रखो प्रस्थान। और ये जो प्रस्थान एक्सरसाइज है ये हर साल होती है, 1 साल में 2 बार। इसके बाद है हु इनॉग्रेटेड अ वीक लॉन्ग एग्जीबिशन इन एट द ललित कला अकादमी। सो इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? मीनाक्षी लेखी जी ने। और इन्होंने कमल आर्ट गैलरी के साथ मिलकर इसको कोलैब करके शुरू किया है। और इसमें जो पोर्ट्रेट डिपिक्ट की गई है वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं श्री पवन वर्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, शक्ति जिसको डिज़ाइन किया है किसने, ये बताना है। तो देखिए शक्ति को डिज़ाइन किया, ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा क्या किया गया है? डिज़ाइन किया गया है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस जो सिस्टम है इसको इंडियन नेवी को भी सौंपा है झांसी में। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है कौन से स्टेट में? आंसर इस उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ना, ये हेलीकॉप्टर एक तरीके से अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और ये टेक ऑफ कर सकते हैं 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर भी। सो इनमें के अंदर ये खास बात है। और ये पहले क्या है? एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसके बाद है कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है टू मेक एक्टर सलमान खान द वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ द स्टेट? सो द आंसर इज़ महाराष्ट्र। फ्रेंड्स महाराष्ट्र के द्वारा डिसीजन लिया गया क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हेजिटेट हो रहे हैं जो ये वैक्सीन है इसको लगवाने में। तो एक तरीके से इनको उन लोगों को समझाया जाएगा इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी क्या ज़रूरत है। आगे है नेक्स्ट है बुक का नेम है श्रीमद्रमण्यम। ये पुस्तक किसने लिखी है? लिखने की बात करते हैं तो ये शशि किरण ने लिखी है। और अगर हम बात करते हैं इस पुस्तक की लॉन्च की तो एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इस पुस्तक को हैदराबाद में रिलीज़ किया। लॉर्ड राम की लाइफ के ऊपर ये पूरी पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है 19 नवंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी या गुरु नानक देव जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है? 52 में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था और गांव का नाम था तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये सिख के फर्स्ट गुरु कहे जाते हैं जिन्होंने सिख फाउंडर यानी सिख की शुरुआत करी है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है 19 नवंबर को। कौन से नंबर की? 552। इसके बाद है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई झांसी की कब सेलिब्रेट होती है? तो इनकी 19 नवंबर को सेलिब्रेट होती है। 19 नवंबर को इसकी जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है वो 193 नंबर की है। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन झांसी में मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड 2021 के किसे दिए जाएंगे? बोथ ए एंड बी यानी हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, इन दोनों को दिया जाएगा। और 52 नंबर का जो इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होगा वहाँ पर इनको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद है 14th एडिशन है आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। पहली बार इसकी मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज़। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है जिसका 14th एडिशन हो रहा है। कहाँ होगा? तो वेस्ट इंडीज़ में इसको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट गए होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से ऐसे ही सेशन में मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।